बस की खिड़की की सीट पर ही बैठते थे क्योंकि वहां से जब आप क्रॉस करते थे तो सिनेमा हॉल दिखता था। बहुत पागलपन था। वो फिल्म तो दिखाते नहीं थे घर वाले। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मैं राज कपूर जैसा डायरेक्टर बनना चाहता। जो फिल्मों से इतना प्रभावित होता है वो व्यक्ति एक्टर बनने के लिए ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन आपके दिमाग में एक्टर नहीं बनना था, ऐसा क्यों? बॉम्बे में ना घर वालों को झूठ बोल के गया था कि नौकरी करने जा रहा हूं। मुझे याद है मैं 8th में था, जो कॉन्केव लेंस होता है वो लेंस मैंने स्कूल से चुरा लिया। मैं लगभग रोज गोविंदा के घर में जाता था और बोला तेरे को पिक्चर लिखना है मेरा। शाहरुख तैयार है करने के लिए मेरे साथ। उसमें एक भी फिल्म रिलीज नहीं, नसीर ने मिलाया था शाहरुख। जो छैया मुइया आपकी जो इतनी हिट हुई फिल्म, और उसको शायद छत्तीसगढ़ी फिल्म में शोले की तुलना की जाती है। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों फिल्में क्यों नहीं चलती? सबसे पहले रिक्लाइनर के 450 के टिकट बुक होते थे। वो मिडिल क्लास आदमी की बस की बात नहीं है। अगर आप बम्बई में बैठी होंगी तो वहाँ पर लोगों ने ले शुरू होकर माया कहानी के बारे में बात की है। क्या डिफरेंस है जो अगर हम बात करें साउथ में जो फिल्म हैं? मैं उनको उदाहरण देता हूँ यार। ऋतिक रोशन को देखो, उसका बाप इतना बड़ा प्रोड्यूसर था और उसको जब तक हीरो बना सकता था, लेकिन उस लड़के ने हीरो बनने के पहले प्रॉपर एक्टिंग सीखी, कई सालों तक डांस सीखा। लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अभी भी वो अभी richness आपको नहीं मैं आ पाई, बताता उसका हूँ। क्या? अगर मेरी फिल्में नहीं आई होती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के 50% सिंगल स्क्रीन बंद हो चुके होते। कई बड़े बड़े फिलोसोफर ये कह गए हैं कि ज़िंदगी रंगमंच की तरह है और हम सब अपने अपने किरदार के साथ पैदा होते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ इतना होता है कि हम अपने किरदार को पूरी ईमानदारी और अच्छे से निभाएं। यूज़ेड के पॉडकास्ट के आज के एपिसोड के गेस्ट, उन्होंने इस बात को अपनी ज़िंदगी में इस गहराई से उतारा कि बचपन से रंगमंच या सिनेमा के अलावा उन्होंने कुछ और सोचा ही नहीं। आज हम मिलने वाले हैं हिंदी, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ के मशहूर फिल्म निर्देशक सतीश जैन से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में सतीश जी। धन्यवाद आपको बहुत। अगर हम भारत की बात करें और भारतीयों की बात करें तो 3 बातों पर बहुत डिस्कशन होता है और बहुत क्रेज़ है भारत में। सबसे पहला तो धर्म, क्रिकेट और सिनेमा। राजनीति भी चौथे को इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। और सिनेमा की बात हम कहें तो सही भी है, क्योंकि सिनेमा इस तरीके से रचा बसा है हमारे जीवन में कि कोई भी, चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, सिनेमा के साथ हम कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर ही लेते हैं। लेकिन आपके केस में तो बचपन से आपका सिनेमा के अलावा कहीं और ध्यान गया ही नहीं आपका, तो ऐसा क्यों? मतलब क्या रीज़न था इसका? क्या होता है, जो आपने बोला ना, सिनेमा हमारे ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, खास करके हिंदुस्तानियों का। जी। उसका कारण क्या है? जो कहानी सुनाती थी ना दादी, नानी, माँ, जिसके बगैर सोते नहीं थे, लगभग हर बच्चे के साथ होता है। आज भी मेरा बेटा जो छोटा बेटा है जी, अभी, वो जब एकदम छोटा था तो उसको उसकी मम्मी रोज एक ही कहानी सुनाती, एक ही कहानी, थक गई थी, रोज नया नया सुनाती थी। अच्छा। अब वो बोलता था कहानी सुनाओ, सालों तक। ओह। जो फिल्मों से इतना प्रभावित होता है वो व्यक्ति एक्टर बनने के लिए ज़्यादा प्रभावित होता है, लेकिन आपके दिमाग में एक्टर नहीं बनना था, आपने बचपन से आपको डायरेक्शन ही करना था, डायरेक्टर ही बनना था। हाँ, ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मैं राज कपूर जैसा डायरेक्टर बनना चाहता था। अच्छा। अब मुझे याद है मैं 8th में था या 7th 8th में था, उस समय मैंने एक प्रोजेक्टर बना लिया था खुद। अच्छा। हमारे टीचर थे साइंस के, उन्होंने बताया कि जो कॉन्केव लेंस होता है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स भूल रहा हूँ मैं, उत्तल लेंस जो होता है जो ऐसा होता है, दूसरा एक ऐसा लेंस होता है जो कॉन्वेक्स। हाँ, तो वो जो उत्तल लेंस जो ऐसा होता था, वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे। तो उससे बताया कि उसके थ्रू कोई भी चीज़ जाती पास होती है तो इमेज उसकी बढ़ जाती है, इमेज साइज बढ़ जाती है या कम हो जाती है। वो लेंस मैंने स्कूल से चुरा लिया, चोरी करके लाया और मैं घर पे ला करके एक डब्बे के अंदर उसको फिट किया। एक उस समय पाउडर आते थे, दंत मंजन के पाउडर, उस पाउडर को काट के उसमें फिट किया और उसको आगे पीछे करके फोकस करता था। और उसके अंदर लाइट लगा करके उसके अंदर अगर आप जैसे मैं हाथ दिखाए तो एज इट इज़ कलर में दिखेगा, वो दिखता था बड़ा होकर उल्टा दिखता था, लेकिन दीवार पे दिखेगा लेकिन उल्टा दिखता था। उल्टा रखो तो सीधा दिखता था। तो मैंने एक फिल्म बनाई थी उस समय। मैंने क्या किया, 7th 8th में? हाँ, मैंने फिल्म कैसे बनाई थी, वो मैं उस तरह की नेगेटिव वाली फिल्म तो बना नहीं सकता था। तो मैंने एक फिल्म बनाई थी, और फिल्म क्या थी उसमें पूरा, जिसे आर के प्रोडक्शन, राज कपूर, एस के प्रोडक्शन, सतीश कुमार जैन बोलते थे, अब तो सतीश जैन कर दिया नाम। तो वो फिल्म बनाई थी, उसमें जो पेपर्स के और मैगजीन्स की जो फोटोग्राफ्स थे उसको काट के चिपका के ऐसे लंबा बना लिया, लंबा बना करके उसको गोले बना लिया, और बांस होता है ना, बांस को काट के उसको डाला और इधर डाला
और उसको घुमाता था तो एक एक फोटो खिसकता जाता था, उल्टा लगाता था, उल्टा रखता था तो सीधा दिखता था वो। हाँ, वो बच्चों को दिखा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं फिल्म बनाऊंगा इसी में, और फिल्म मूविंग फिल्म बनाऊंगा, मतलब वाली नहीं बनाना था, मैं रनिंग फिल्म बनाना चाहता था, मूवमेंट वाली फिल्म। तो मैंने अब मूवमेंट वाली फिल्म कैसे बनाएंगे कागज़ में, तो मैंने कागज़ में कुछ कुछ ब्लॉक्स लिए और उसमें एरो जो था, एक क्या होता है जो फिल्म होती है ना, वो जो निगेटिव में क्या होता है, जब ये हाथ यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो 24 फ्रेम्स में जाकर के वो स्पीड दिखाई देने लगता है। अच्छा। तो 24 फ्रेम्स जब एक सेकंड में 24 फ्रेम्स चलता है, एक सेकंड में जैसे ही 24 फ्रेम जाता है उसका, तो वो प्रॉपर स्पीड आती है, जो नॉर्मल स्पीड है वो आती है। ओके। तो अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो स्लो मोशन हो जाएगा। तो वो अब वो उसके लिए क्या किया मैंने, ऐसे ब्लॉक्स बनाए, ब्लॉक्स में अब एरो बनाया मैंने। पहले में छोटा एरो, फिर दूसरे में बड़ा एरो, फिर तीसरे में बड़ा एरो, फिर चौथे में और बड़ा एरो, ऐसे करते करते 20-22 एरो जा करके फिर वो एरो जाके दूसरे कॉर्नर पे जाता था। और उसको जब मैं घुमाता था यहाँ से ऐसे, तो वो एरो चलता हुआ दिखता था। फिर कैसे आप जब मुंबई पहुंचे, आपका स्ट्रगल काफ़ी रहा क्योंकि आप मुंबई के बाद यहाँ आए, तो मुंबई में आपने एज ए जर्नलिस्ट आपने ज्वाइन किया, क्योंकि फिल्म्स तो आपने इनिशियली नहीं ज्वाइन की, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जब मुंबई पहुंचा तो उस समय क्या था, जब बॉम्बे में ना मैंने घर वालों को झूठ बोल के गया था कि नौकरी करने जा रहा हूँ, एक्चुअली फिल्मों के लिए गया था, मेरी माँ जानती थी बस, मतलब सिनेमा के नाम पे सिर्फ सिनेमा था। अच्छा। वो भी निगेटिव वाला जो सिनेमा होता था वही सिनेमा था। उस समय टीवी नहीं आया था, ये 1983-84 की बात है। उस समय टीवी नहीं आया था। अगर फिल्में बननी है तो मद्रास में बनेगी, या हैदराबाद में बनेगी, या कर्नाटक में बनेगी, या बेंगलोर में बनेगी, या कलकत्ता में बनेगी, या बॉम्बे में बनेगी, मुंबई में जहाँ, और बाकी कहीं और फिल्में नहीं बनती थी उस समय। ये माहौल ऐसा था तो क्या पूरे हिंदुस्तान से लोग पहुँच जाते थे, और कंपटीशन बहुत बढ़ जाता था क्योंकि काम छोटा था, दायरा छोटा था, लिमिटेड और लोग ज़्यादा है। तो अब समझ में नहीं आ रहा था, बहुत थक गया। मतलब मैं कुछ 5-6 महीने स्ट्रगल करके सारे डायरेक्टर के चक्कर काट लिया, कोई काम ही नहीं दे रहा था। बोले किसके पास काम किया, पहले FTI में सीखे हो क्या, कहीं थक गया नहीं था मैं FTI वगैरह। मैं घर में बोलता मैं FTI जाऊँगा तो परमिशन नहीं देते, तो बहुत तकलीफ हो रही थी। तो उसी समय मेरी माधुरी के जो एडिटर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे, उनसे जाके मिलता रहता था। माधुरी एक मैगजीन आती थी उस वक्त, फिल्मी मैगजीन आती थी, और बहुत अच्छी, मतलब ग्रेविटेड फिल्म मैगजीन थी उस समय की। तो उनसे मिलता रहता था अक्सर। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम कुछ लिखी हुई चीज़ें भी दी उनको पढ़ने के लिए, तो बोले कि तुम पत्रकार बन जाओ। तो मैं बोला मैं पत्रकारिता कैसे करूँगा, मैं तो कभी कोर्स ही नहीं किया, पत्रकारिता का ज़िंदगी में कभी नहीं किया हूँ। तो बोले तुम्हारी एक अच्छी चीज़ है कि तुम लिखते बहुत अच्छा हो, बस तुमको न्यूज़ समझ में आना चाहिए। न्यूज़ वैल्यू क्या होती है? न्यूज़ वैल्यू ये होती है कि अगर कुत्ते ने आदमी को काटा तो न्यूज़ नहीं है, अगर आदमी ने कुत्ते को काटा तो न्यूज़ है। बोले पूरी पत्रकारिता समझ में आ गई मेरे को उतनी सी बात से। और फिर मैं पत्रकार बन गया। फिर वहीं से पहचान हुई, फिल्म कलाकारों के इंटरव्यूज़ किए मैंने। उस समय के जितने कलाकार थे उस समय के जो थे, अनिल कपूर थे, जयकी वगैरह, संजय दत्त, माधुरी, मीनाक्षी, ये सब लोग थे ना उस समय, उन सब के इंटरव्यूज़ करता था और वो छपते थे और कुछ आर्टिकल्स भी लिखता था। फिर वहीं से पहचान हुई, और पहचान होने के बाद जो गोविंदा, उनके बड़े भाई कीर्ति जी, वो एक फिल्म बना रहे थे, और फिल्म का नाम था हत्या। काफी फेमस फिल्म। हाँ, गोविंदा की फिल्म थी, गोविंदा नीलम थे उसमें फिर मुझे उनके साथ असिस्ट करने का काम मिला, कीर्ति जी के साथ। सबसे लास्ट असिस्टेंट था उस फिल्म में। और फिर उस फिल्म में मेरा काम उनको इतना अच्छा लगा कि जब वो नेक्स्ट फिल्म उन्होंने शुरू की, राधा का संगम, जब गोविंदा और जूही चावला के साथ, तो उस फिल्म में उन्होंने मुझे एसोसिएट डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट बना लिया। उसी दौरान मुझे एक फिल्म मिल गई, पनाह। अच्छा। और नसीरुद्दीन शाह थे उसमें, ज़्यादा प्राण जी थे और किरण कुमारी, 3 नोन फेस थे, बाकी सब अननोन थे उस समय। पल्लवी जोशी वगैरह थी, और सब नए लड़के थे। एक बच्चे की कहानी थी। वो फिल्म लिखने को मिल गई, तो फिल्म मैंने लिखी ना। भाई का असिस्टेंट था मैं, तो मैं लगभग रोज़ गोविंदा के घर में जाता था, क्योंकि उनके भाई मुझे घर में बुलाते। कई बार उनके घर में सोता भी था मैं। असिस्टेंट लोग बच्चे जैसे होते हैं ना, उनके बच्चे थे, तो कीर्ति जी बुलाते थे तो मैं वहीं चला जाता था। तो अब गोविंदा के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी उस समय। तो गोविंदा ने सब जगह मुझे रेकमेंड करना शुरू कर दिया। मैं बोला कि नहीं करूँगा तो भी मान देंगे, सतीश से लिखवा लो, नहीं ये सतीश अच्छा लिखेगा। तो वो विमल जी को ही बोला, तो विमल जी जाके फिल्म देखे, तो उनको फिल्म अच्छी लग गई। तो अब वो गोविंदा के यहाँ मिले, तो गोविंदा बोला सतीश से लिखवा लो। तो बोले ऑफिस आ जा। मैं नहीं गया ऑफिस, और फिर कुछ दिन तक मैं नहीं गया, लिखना ही नहीं सोच के। फिर एक दिन फिर गोविंदा के ऑफिस में मिल गए, और फिर बोले कि आजा, तू आया नहीं यार, तेरे को बुलाया था मैं।
अब उनको ये लगता था कि इतना बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर में आदमी आ नहीं रहा है, फिर इतना भाव खा रहा है, ऐसा वो ये सोच रहे थे। तो अब मेरे को बोले आता नहीं, तू अब भी चल मेरे साथ बोले, और अपने साथ गाड़ी में बिठा के ऑफिस ले गए और बोला तेरे को पिक्चर लिखना है मेरा। तो मैं बोला अब फंस गया मैं, बोला तो मैं बोला इनको पैसे से ज़्यादा मांग देता हूँ, मना कर देंगे। तो मैं उनको 2 लाख रुपए लूँगा बोल दिया। पैसा पूछे कितना, मैंने 2 लाख लूँगा। मैं सोचा मना कर देंगे। वो पहले मेरे को देखे, चुपचाप देखे, बोले अच्छा ठीक है देता हूँ बोले। तो लिख बोले। फिर वो दुलारा लिखा, मैं आधे अधूरे मन से लिखा, लेकिन वो फिल्म बहुत उतनी अच्छी नहीं गई, क्योंकि राइटिंग में मन नहीं करता था मेरा, सच्ची बताऊँ मेरा बिल्कुल मन नहीं था। फिर एक समय आया जहाँ मैं सोचा कि अब नहीं लिखूंगा। उसी समय मेरी एक फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई थी, हद कर दिया आपने, स्टोरी लिखी थी मैंने, तो वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो गई। गोविंदा रानी मुखर्जी वाली फिल्म थी। लेकिन उसी समय मैं सोच लिया था कि अब मैं, उस समय क्या था कि जितने राइटर थे ना उस समय, वो जब डायरेक्शन कर रहे थे, वो सबकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, लोग ना कहानी बना लेते हैं, इमेज बना देते हैं। हाँ, एक टैग लग जाता है, एक टैग लगा कि राइटर डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये बात बैठ गई। अब एक्चुअली क्या था कि जो राइटर फिल्में बना रहे थे वो सब डायलॉग राइटर थे। एक स्क्रीन प्ले राइटर, अच्छा डायरेक्टर, आज की तारीख में हिंदुस्तान में जितने बड़े डायरेक्टर हैं, जितने बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर, सबके सब राइटर हैं। हाँ। और सारे अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। तो उस समय नहीं था ऐसा, तो कई कोशिश बहुत किया मैंने, लेकिन नहीं बन पाया। मैं एक पिक्चर तो मेरी शुरू होते होते रह गई। अगर उस समय मेरे प्रोड्यूसर को शाहरुख खान नया आया था, एक भी फिल्म नहीं आई थी उसकी, वही पनाह के टाइम की बात है, कोई फिल्म नहीं आई थी उसकी लेकिन फिल्में बन रही थी। शाहरुख खान से मीटिंग हुई तो शाहरुख खान की कहानी सुनाई, बोली कहानी तुम्हारी अच्छी है लेकिन थोड़ी हीरोइन ओरिएंटेड है। मतलब मैं, भले मेरी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत लालची कलाकार हूँ, स्वार्थी बहुत, मुझे मेरे ऊपर फोकस्ड अगर कोई फिल्म होगी तो मैं करूँगा। कहाँ उस समय उसको रिजेक्ट कर दिया उसने। तो उस समय एक अच्छी कहानी मेरे पास थी, और उस कहानी के लिए मेरे प्रोड्यूसर से जब बोला, कृष्णामूर्ति प्रोड्यूसर थे, ए कृष्णामूर्ति बड़े प्रोड्यूसर थे, तो मैं उनको बोला शाहरुख तैयार है करने के लिए मेरे साथ। उस समय एक भी फिल्म रिलीज नहीं, नसीर ने मिलाया था शाहरुख से, उस चमत्कार की शूटिंग करे थे दोनों साथ में। तो नसीर जी से बोला था कि नसीर जी मिला, तो वो मेरी बहुत तारीफ करके मिलाया था कि ये लड़का बहुत आगे जाने वाला है, ऐसा ऐसा बोल के। तो मिलाया, तो अब उसके बाद जब ये उनको बोला शाहरुख खान ले लेते हैं, तो शाहरुख खान लेंगे तो बोले यार शाहरुख खान यार अभी इसकी कोई फिल्म में माई नहीं है, और दिलीप कुमार जैसी एक्टिंग करता है, और सीरियल वीरियल वाला एक्टर है, यही कहाँ फिल्मों में चलेगा, इसको मत लो, बोले इसको नहीं लेते। उसी समय अजय देवगन की फिल्म हिट हुई थी, फूल और कांटे, तो मेरी कहानी में वो भी फिट था, थोड़ा एक्शन फिल्म थे। मैं बोला अजय देवगन को ले लेते। बोले यार एक फिल्म चल गई, उसकी फ्लुक से उसका बाप का एक्शन पसंद आ गया लोगों को, और फाइट वाइट था पसंद आ गया, गाने वाने अच्छे थे तो चल गई, वो भी नहीं चलेगा बोले। तो सोचो दोनों आज कहाँ पर है, और कितना पछताए होंगे वो लोग बाद में। अब दोनों करने के तैयार थे, अजय भी तैयार था और ये भी तैयार था, शाहरुख भी। मतलब शाहरुख उसमें बोला था कि लेके आना, मैं जरूर करूँगा तुम्हारे साथ फिल्म। तो मैं जाता, ये कहानी सुनाता तो 100% कर लेता। देखा ना, फ्रस्ट्रेट हो गया था, राइटिंग करना नहीं चाह रहा था। तो अब कैसे करूँ, कोई डायरेक्टर लेने को तो कोई तैयार नहीं था। तो मैंने सोचा यार मैं खुद फिल्म बना लेता हूँ, छत्तीसगढ़ी फिल्म बना लेता हूँ, और कम बजट में बन जाएगी, मुझे अंदाज ऐसा सोच रहा था मैं। और हम लोग 16 की निगेटिविटीज बना लेंगे, यहाँ तो कोई फिल्म बनी ही नहीं छत्तीसगढ़ी में अभी तक, ऐसा सोचता था उस समय। तो अब फिर वो बनाने के लिए मैंने फिर कहानी उठा दी अपनी। वो कहानी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब लिखी थी वो कहानी, तो वही उसी कॉलेज की कहानी लिख ली थी, वो छैया भैया। तो कहानी उठा ली और फिल्म बना ली। बनाते बनाते पता चला कि नहीं, ये पहली फिल्म नहीं है, 2 ब्लैक एंड वाइट, हाँ पहले भी 2 ब्लैक एंड वाइट 30 साल पहले बनी थी, और दोनों फ्लॉप हो गई थी फिल्में, दोनों नहीं चली थी फिल्में, कई देवे संदेश और घर द्वार। वो बाद में पता चला। तो फिर मेरी फिल्म को फिर बनाई मैंने, हालांकि वो ब्लैक एंड वाइट थी, कलर्ड फिल्म थी अपनी, और 16 के निगेटिव में फिल्म बनाई। वो 35 के निगेटिव से भी छोटा निगेटिव होता है। तो फिर बनाई वो फिल्म मैंने, बनाते समय फिर छैया भैया शुरू कर दी मैंने, फिर बनाई छैया भैया। तो बाकी कहानी के लोग, आपको लगता है कि जो छैया भैया आपकी जो इतनी हिट हुई फिल्म, और उसको शायद छत्तीसगढ़ी फिल्म में शोले की तुलना की जाती है कि जिस तरह से हिंदी फिल्म में जो शोले हिट हुई थी जिस तरह से, और आज तक लोगों के जहन में वो छपी हुई है, वैसे ही आपकी ये छत्तीसगढ़ी फिल्म है। आपको लगता है कि जो आपका संघर्ष मुंबई में रहा, आपने इतना काम भी किया लोगों के साथ, वो सारा निचोड़ था इस फिल्म में जो आपने यहाँ यूज़ किया, आपको वो काम बहुत काम आया? हाँ बहुत, वो जो सीखा मैंने वहाँ
वहाँ फिल्म मेकिंग सीख के आया था मैं। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में फिल्में क्यों नहीं चलती, उसका कारण क्या है, लोग सीखे हुए नहीं है और न सीखना चाहते हैं। वो बिना सीखे फिल्म, कई तो ऐसे डायरेक्टर हैं जो फिल्म डायरेक्ट करते हैं, कैमरामैन डायरेक्ट करता है फिल्म को। वही हम जानना चाह रहे थे, क्योंकि अगर देखा जाए रीजनल फिल्म्स की बात करें हम, तो महाराष्ट्र में तो ऑफ कोर्स है ही, जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री है वो भी अपने आप में काफ़ी अच्छी है। साउथ में तो है ही, अगर हम उड़िया फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, बंगाली फिल्म्स की बात करें, तो ये रीजनल बहुत रिच हैं ये। लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अभी भी वो रिचनेस नहीं आ पाई, उसका क्या कारण है? आपको मैं बता रहा हूँ। आप बोल रही हैं ना कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी, बहुत ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, ख़त्म, लगभग अभी भी ख़त्म ही है। बीच में तो अभी कुछ 2-3 साल पहले वहाँ पर डबल मीनिंग फिल्मों का दौर आ गया था, जब फिल्में पूरी तरह से फ्लॉप होने लगी। लेकिन उस आज से 4-5 साल पहले बहुत कमाल की फिल्में बन रही थी। लास्ट फिल्म थी सैराट। हाँ, सैराट में तो पुटांग रिकॉर्ड फिल्म बनाया उस पिक्चर ने। उसके पहले भी जो बहुत सारी फिल्में बन रही थी, बम्बई पुणे बम्बई, ऐसी बहुत सारी फिल्में थी जो कमाल की, एकदम अलग हट के सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे थे, बहुत बढ़िया फिल्म बना रहे थे। फिर अचानक वो इंडस्ट्री खत्म हो गई। बंगला इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, उड़िया इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। देखा जाए तो आज सिर्फ छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री बल्कि ज़्यादा ग्रो कर रही है। अच्छा। आज जितनी फिल्में आज यहाँ पर, आपको यकीन नहीं मानेंगे, आज छत्तीसगढ़ में हर हफ्ते एक फिल्म आ रही है। किसी हफ्ते में 2-2 क्वालिटी नहीं आ रही है। लेकिन वो कारण क्या है कि उनको क्या लगता है, सतीश जैन की फिल्में 1 करोड़ों का धंधा कर रही है, हर साल आती है एक फिल्म, और हर साल वो चल जाती है खूब ज़्यादा। तो जो फाइनेंसर पैसे लगाने वाले टूट पड़े फिल्म बनाने के लिए, उनको लगता है कि यार 1 का 4 हो जाता है, ऐसा किसी बिजनेस में नहीं होता। तो इसलिए लोग आ रहे हैं फिल्म बनाने के लिए। लेकिन फिल्में चल नहीं रही, उसका कारण क्या है कि जो हमारे जो ज़्यादातर डायरेक्टर हैं उनको सिनेमा का सेंस नहीं है। दूसरा, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साहित्य लिटरेचर को पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आपको क्या लगता है कि और टेक्निकली एस्पेक्ट से भी क्या छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री उतनी ही टेक्निकली तो बहुत ग्रो कर रही है। टेक्निकली बहुत ग्रो कर रही है। अभी हमारे पास एक से एक कैमरामैन है। अच्छा। हाँ, हमारी छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में हमको किसी काम के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जाना पड़ता। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम कर चुका हूँ। वहाँ भी अभी जो टेक्नीशियन के लिए या पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मुंबई पे डिपेंडेंट है, मुंबई के टेक्नीशियंस पे डिपेंडेंट है। हम लोग नहीं है। हम लोग पूरा पोस्ट प्रोडक्शन नहीं करते, मतलब डबिंग, मिक्सिंग, सारे। एक बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं यहाँ पर, एक प्रबोध रंजन साहू है, बहुत अच्छा रिकॉर्डिस्ट। एक नीरज है, नीरज वर्मा, बहुत अच्छा रिकॉर्डिस्ट है। उस तरह से एक बहुत अच्छे एडिटर्स हैं यहाँ पर, एक से एक। मनीष है, एक अच्छा एडिटर, कमाल का एडिटर। शैलेंद्र है और तुलेन पटेल है। ये बहुत अच्छे एडिटर है यहाँ, एक से एक एडिटर है। तो यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर क्या रीज़न लगता है आपको कि अगर हम पूरे वास्ट इंडिया के लेवल पर देखें तो फिर भी, जैसे सैराट की आपने बात की, कि आज अगर हम छत्तीसगढ़ में बैठकर भी एक मराठी फिल्म की बात कर पा रहे हैं और लोगों को मालूम है कि एक सैराट एक फिल्म बनी थी। आप छत्तीसगढ़ में बैठी है ना। हाँ। आप अगर आप बम्बई में बैठी होंगी तो वहाँ पर लोगों ने ले शुरू हो के मैं कहानी के बारे में बात की है। अच्छा। वहाँ अभी जो मेरी फिल्म आई थी छैया भुइया, उसके बारे में लोग बात कर रहे थे। वहाँ हसजन पगली के बारे में बात की है। हसजन पगली के लिए कोमल नाटा ने अपनी मैगजीन में बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा। फिर उसका जो चैनल आता है, टीवी चैनल में उसका प्रोग्राम आता है। हाँ। उस प्रोग्राम में आधा घंटे तक उसने हसजन पगली के बारे में बात की और बताया कि ये फिल्म कितनी कलेक्शन कर रही है। उसके बाद जब अभी ले शुरू हो गई, माया की कहानी रिलीज हुई, तो आदर्श, तरण आदर्श का नाम भी सुना होगा आपने, क्रिटिक है बहुत बड़ा बॉलीवुड का। उसने पूरा आर्टिकल लिखा इसके ऊपर, उसका आर्टिकल लिखा। उसने अपने ट्वीट में ले शुरू हो गए माया कहानी और उसके बिजनेस को शेयर किया, उसकी स्टोरी शेयर की। मतलब आपका कहना है कि ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में भी अब छत्तीसगढ़ी फिल्मों की पहचान बढ़ रही है? बढ़ रही है। वहाँ तो महाराष्ट्र में तो सिर्फ एक सैराट ने इतना बड़ा धंधा किया था। यहाँ तो लगभग तीन फिल्मों ने उटपटांग धंधा किया है। एक हसजन पगली ले शुरू हुआ लगातार 5 साल के अंदर। अभी एक फिल्म आई थी हंडा, वो भी बहुत अच्छा बिजनेस की, अमलेश नागेश की एक फिल्म थी। तो ऐसा नहीं है। हम यहाँ रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या थोड़ा सा ना, कभी कभी क्या होता है, हम छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को ना पिछड़ा हुआ मानते हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं देते। तो वो अब क्योंकि सारे लोग छत्तीसगढ़ी में बात नहीं करते हैं। यहाँ पर गांव के लोग बात करते हैं, मिडिल क्लास लोग बात करते हैं, है ना। तो जो नॉन छत्तीसगढ़िया वो बात नहीं करते। मैं भी बहुत कम बात करता हूँ, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी मेरी बम्बई में बीती, हिंदी में बात करते हुए बीती। हालांकि छत्तीसगढ़ी अच्छे से जानता हूँ मैं। तो ये प्रॉब्लम है इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं, महाराष्ट्र में ऐसे नहीं, जितने मराठी लोग हैं ना, चाहे किसी भी कास्ट के हो, वो सब मराठी में ही बात करते हैं। हाँ, उस तरह से तो वो लोग
उनके लिए बहुत आसान है फिल्म को प्रमोट करना। अभी जैसे मेरी फिल्में हैं, अभी जो फिल्में आ रही हैं जो भी लेटेस्ट, उन फिल्मों को नॉन छत्तीसगढ़िया, हालांकि मैं छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर आदमी को छत्तीसगढ़िया ही मानता हूँ, कोई ऐसा नहीं है, मतलब नॉन छत्तीसगढ़ी स्पीकिंग लोग जो हैं, उन लोगों ने भी इन फिल्मों को बहुत देखा, क्योंकि सबसे पहले रिक्लाइनर के 450 के टिकट बुक होते थे। वो मिडिल क्लास आदमी के बस की बात नहीं है, या गांव के आदमी के बस की बात नहीं वो टिकट खरीदना। वो टिकट खरीदना, जब मैं टॉकीज में देखता था कि ये लोग फिल्म देख रहे हैं, हैरान हो गया मैं, और सबने फिल्म की बहुत तारीफ की। कहानी लिखते हैं, हालांकि आपने कहा कि आप इतना पढ़ते हैं, लेकिन क्या थॉट प्रोसेस रहता है जब आप कहानी लिखते हैं? क्योंकि सिनेमा में जो काम करते हैं, मनोरंजन तो एक अपनी जगह है, लेकिन सिनेमा बनाने वालों का और सिनेमा में काम करने वालों का एक समाज के प्रति एक जिम्मेदारी भी है कि वो एक समाज का आईना दिखाएं, लोगों को एक एक्चुअल चीज़ दिखाएं। तो क्या ये आपके दिमाग में भी रहता है कि आप समाज को कुछ देने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहानी को लिखते हैं, या सिर्फ बॉक्स ऑफिस की सफलता या मनोरंजन ही आपका ध्येय रहता है? देखो, ये जो समाज को कुछ देने या कोई मैसेज वाली जो बात होती है ना, ये मेरी सेकेंडरी होती है। ये बहुत ऑनेस्ट आंसर है ये। हाँ, वो सेकेंडरी। जो पहली कोशिश ये होती है कि आप दुनिया से झूठ मत बोलिए। झूठ कैसे? आप जब कहते हैं कि फिल्मों में मैसेज देना चाहिए, या कोई बात होनी चाहिए, ऐसी कोई बात, या सोशल रिलेवेंस होना चाहिए, ऐसे कितने लोग हैं जो शिक्षा लेने के लिए जाते हैं सिनेमा? आप मुझे बता दीजिए, आप कब जाते हैं? कोई भी कब जाता है जब उसको लगता है कि ये फिल्म एंटरटेन करेगी, चाहे किसी भी तरीके से करे। ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना घर में बैठे हैं, फिल्म देखने क्यों जा रहे हैं? जाने वाले लोग 99% ऐसे लोग होते हैं फिल्म देखने जाते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। जब उनको एंटरटेन करना होता है खुद को, तो जाते हैं सिनेमा देखने के लिए। कुछ एक लोग होते हैं जो क्लास फिल्में पसंद करते हैं या रियलिस्टिक फिल्में पसंद करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे लोग जो इस तरह की फिल्में आती है तो देखना पसंद करते हैं, वो उनका अपना टेस्ट है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का तो यही है ना। अब हम फिल्म बनाते हैं, हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्में भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का बजट होता है। अब ये पैसा इस तरह की फिल्मों से नहीं निकल सकता। हमारा मार्केट बहुत छोटा है। इस छोटे से मार्केट से हम लोग जो धंधा कर रहे हैं वो मतलब हैरान कर देने वाला है लोगों को। वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ फिल्म बनाता हूँ। मेरी हर फिल्म में मैसेज होता है। अभी जो फिल्म आई थी छैया भुइयां, उसमें लोगों ने अप्रिशिएट किया एक चीज़ को कि मैंने ओपनली दिखाया, उसमें पॉलिटिकल मैसेज दिया कि पॉलिटिक्स में लोग जाते हैं पैसा कमाने के लिए। ये खुल के दिखाया मैंने। तो ये आपने एक तरीके से मैसेज ही तो दिया कि जो रियलिटी है जो सोसाइटी की, वो आपने दिखाई। हाँ, वो दिखाया मैंने। क्लाइमेक्स में कोर्ट में उस बात को, 2 भाइयों की कहानी है। एक आइडियलिस्टिक भाई है और दूसरा भाई है जो मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकल है। ये 2 भाइयों के जो आइडियोलॉजीज की लड़ाई है उस पिक्चर में, दोनों की एक रेस है, कौन आगे कौन आगे। एक भाई बड़ा नेता बन जाता है, वो शुरू से मनी माइंडेड है। वो नेता बनते ही पैसा कमाना शुरू कर देता है। दूसरा भाई है वो थोड़ा ईमानदार है, वो बन जाता है। वो भी अच्छा ब्रिलियंट था, पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट था। वो पढ़ने लिखने में गधा था दूसरा, तो वो बन जाता है, उसका सेक्रेटरी बन जाता है। और बाद में पता चलता है अपने छोटे भाई का सेक्रेटरी बन के आ जाता है उसको। तो वहाँ से जो कहानी ट्विस्ट लेती है, जब वो चोरी करता है, बड़ा भाई उसको रोकता है, समझाता है, नहीं मानता, फिर ये फंस जाता है स्कैम में। और फिर स्कैम में फंस के इसके खिलाफ केस होता है, फिर इसके इनकम टैक्स की रेड होती है छोटे भाई को, और किस तरह से अपनी पावर दिखाता है, किस तरह पावर से चीज़ों को खरीदना चाहता है वो। फिर आखिरकार अरेस्ट हो जाता है, फिर कोर्ट में केस चलता है। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आपको मिली है कहानी की, इस कहानी की, अगर हम छैया भुइयां की बात करें तो? नहीं, मेरी हर कहानी में होता है। जब छैया भुइयां का पहला पार्ट था, उस पार्ट में मैंने एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थे उस समय, उसको बहुत खुल के दिखाया था। उसमें सीधा सीधा ये था कि हमको जो सिस्टम है हमको ग्रेजुएट बनाता है, हमको स्किल्ड वर्कर नहीं बनाता। उससे मुश्किल ये होती है कि हम नौकरी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। कोई नौकरी मिलेगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे, नहीं नौकरी नहीं मिली तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें मतलब ये मैसेज था कि जो पढ़ाई हो वो आपको ना इंडिपेंडेंट बनाए, आपको डिग्री दे के छोड़ मत दे। एक इंडिपेंडेंट, एक मोची का बेटा होता है ना, बचपन से सीख जाता है जूता बनाना, उसको डिपेंडेंट नहीं होता नौकरी पर, खुद नौकरी कर लेता है। दुकानदार का बेटा दुकानदारी सीख जाता है, लेकिन बाकी के लोग सब क्लर्क बन जाते हैं। क्लर्क बन के नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो हमारा जो आदमी को इंडिपेंडेंट बनाए और उसको ऐसी शिक्षा दे जिससे वो अगर नौकरी ना भी मिले तो कोई ऐसा काम कर सके, कोई अलग काम कर सके। इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। इसको फोकस रख के मैंने वो फिल्म लिखी थी, पहली जो छैया भुइयां आई थी। आगे क्या आप सोच रहे हैं? अभी क्या थॉट प्रोसेस है आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आपके? अभी जो 3rd पार्ट है बना रहा हूँ मैं, उसमें थोड़ा सा पुलिस सिस्टम को
अच्छा फोकस किया है। फोकस किया, लेकिन मेरी फिल्में बहुत एंटरटेनिंग होती है, मतलब रोमांस, कॉमेडी, ये सब चीज़ें होती है जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। उसको देखते देखते धीरे से मैं कोई मैसेज दे देता हूँ, लेकिन मेरा पहला जो मोटिव होता है फिल्म बनाने का वो एंटरटेनमेंट होता है। एक्टर्स हैं यहाँ पर, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, आपने ये तो बताया कि कैमरा टेक्नीशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से या पोस्ट प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। डायरेक्टर्स अभी उतने ज़्यादा मंझे हुए नहीं हैं, लेकिन एक्टर्स की बात करें तो आपको लगता है? डायरेक्टर्स भी हैं, कुछ डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, जैसे एक मनोज वर्मा है। मनोज वर्मा ने एक फिल्म बनाई थी भूलन है ना, तो उसको नेशनल अवार्ड मिला। बहुत बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी। तो ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छी फिल्में बनाता है। उसके हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों में बहस भी होता है कभी कभी। वो बोलता है भैया आप ना ये थोड़ा सा हट अलग कुछ करो ना। मैं बोलता हूँ यार सर्वाइवल इतना कठिन है यहाँ, पैसा निकालना इतना कठिन है सिनेमा से यार। रोज रोज का सर्वाइवल, बच्चों को पालना है, बीवी को सिक्योर करना है, लाइफ सिक्योर करना है। हमारा खानदानी पैसा तो है ही नहीं। उसको मैं बोलता तू भी ऐसी फिल्म बना जैसे मैं बना था। तो हम लोगों की चलती रहती है। दूसरा एक कुछ डायरेक्टर बहुत अच्छे से, मनीष एक लड़का है प्रणव झा है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है। तो ये सब लोग हैं। अभी कुछ लड़के नए आ रहे हैं, भूपेंद्र चंदनिया एक नया लड़का आ रहा है, तो आलेख चौधरी एक अच्छा डायरेक्टर, वो भी अच्छा डायरेक्टर है। कुछ लोग हैं जो अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा कुछ एक जैसे कि मृत्युंजय एक डायरेक्टर है, उसने एक फिल्म बनाई थी ले चलूँ अपन दुआरी, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी। उसका स्क्रीन प्ले में थोड़ी सी कमी थी फिल्म के अंदर, जिस वजह से वो फिल्म चली नहीं, लेकिन आप उस फिल्म को देखते तो आप बहुत खुश हो जाती। इतनी खूबसूरत फिल्म थी, बहुत प्यारी फिल्म बनाई थी। क्या लगता है कि जैसे एक फिल्म अगर बनती है और उसके बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कि सबसे पहले तो कहानी होती है, फिर स्क्रीन प्ले है, फिर एक्टिंग भी है, फिर डायरेक्शन भी है और एक्टर्स की एक्टिंग भी है, कितना बैलेंस होना चाहिए हर चीज़, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या सबसे ज़्यादा कहें कि सोल किसी भी फिल्म की क्या कही जाएगी? देखो हालांकि सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी फिल्म के लिए है वो फिल्म का स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट, अगर फिल्म की स्क्रिप्ट कसी हुई है, बांध के रख रही है आपको 2.5 घंटे स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले, वो कंप्लीट स्क्रिप्ट। स्क्रीन प्ले मतलब जब स्क्रीन प्ले में डायलॉग्स आ जाते हैं तो वो स्क्रिप्ट हो जाती है। तो जो एक स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी कहा जाए तो ऐसी स्टोरी हो जो आपको बांध के रख दे, अब बांधने के साथ एंटरटेन करे, तो आपकी फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। दूसरी चीज़ें क्या है, जैसे बताया था बचपन से हम लोग को गाने सुनने की आदत है। हम हमारे देश में मरने पे भी गाना गाते हैं। छत्तीसगढ़ में तो मरते थे पहले गाना गाते थे औरतें। अच्छा, जैसे कोई मर गया ना, तो अब जैसे मर गया किसी के घर में किसी आदमी की डेथ, तो उसकी कोई रिश्तेदार आई, मान लो उसकी ननद आई बाहर से, तो वो भी रोएगी और रोएगी, रो के गा के रोते हैं। अच्छा, चीज का गाना है, जो भी रस्म हो रहा है उसका गाना है, वो तो गाते गाते जाएंगे, गाते गाते ही करेंगे। आजकल थोड़ा रिकॉर्डेड गाने बजने लग गए, पहले की तरह थोड़ा शर्माते हैं लोग गाने में खुद, पहले सब गाते थे, औरतें सब गाती थी। तो वो गाना हमारे अंदर, हमारी आत्मा, हमारे कल्चर में बैठा हुआ है, हमारे खून में, हमारी रगों में दौड़ रहा है संगीत। तो संगीत के बगैर एक अच्छा संगीत भी होना फिल्म के लिए बहुत जरूरी है। अभी जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं और इतनी वेब सीरीज़ आ रही है और उस पर भी भरमार है, अगर हम कंटेंट की बात करें तो ऑलरेडी जब हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी फिल्म अभी हालांकि ग्रो कर रही है, बट स्टिल अभी आपका कहना था कि इतना बड़ा मार्केट नहीं है, और OTT प्लेटफॉर्म्स आ जाने के कारण भी इसका इफेक्ट आ रहा है कि और ज़्यादा इफेक्ट हो गया? अभी 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 मुझे बोल रहे थे कुछ लोग, जब मैं ले शुरू हो गया, मैं कहानी बना रहा था, तो सब लोग ये कह रहे थे कि अब OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, अब लोग मोबाइल पे फिल्में मिल रही हैं सबको, तो उस वजह से हिंदी फिल्में भी सफ़र कर रही थी, अब छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन जाएगा देखने, सब यही बात कर रहे थे। लेकिन जब ले शुरू आई तो उसने रिकॉर्ड बना दिया। अभी पिछले साल आई थी, फिर इस साल फिर छैया भुई आई, उसने तो टूटांग रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया फिल्म का, सिनेमा बहुत ज़बरदस्त बिजनेस हुआ। तो हंडा आई, हंडा भी बहुत अच्छी चली। तो ऐसा नहीं है, सिनेमा घर जो है वो पहली प्रायोरिटी है। फिल्में बसरते फिल्में अच्छी आनी चाहिए। सारी हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। अब एक आर्ट मतलब बहुत बड़े स्टार कास्ट नहीं थे स्त्री 2 में, हाँ स्त्री 2 में, आज उसने बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया कलेक्शन में, जबकि उस तरह की फिल्म नहीं थी वो, फिर भी उसने रिकॉर्ड कलेक्शन किया उस फिल्म ने। तो ऐसा नहीं है, अगर अच्छी फिल्म आएगी तो लोग प्रायोरिटी सिनेमा को देंगे, मोबाइल को नहीं देंगे। आजकल देखा लोगों ने, वैसे भी इस OTT से नुकसान अगर हुआ है ना तो सिनेमा को कम हुआ है, उससे टीवी को ज़्यादा नुकसान हुआ है। पहले जैसा TRP नहीं होगा जो पहले था, उसको नुकसान हुआ है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ी फिल्में अब धीरे धीरे पिक कर रही हैं, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ के युवा, आपको लगता है कि
फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए, जैसे मुंबई के लिए तो आज भी दीवानगी पूरे देश में है कि हर कोई अगर इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाने जाना चाहता है, जैसे आप ही गए थे उस ज़माने में, आपको लगता है कि ऐसा समय आएगा कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग आना चाहेंगे, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि बाहर के भी लोग आकर के यहाँ काम करना चाहेंगे? 24 साल हो गया, मैं सोचता था पहले कि 24 साल में अगर मेरी फिल्में नहीं आई होती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के मतलब 50% सिंगल स्क्रीन बंद हो चुके होते। इन सिंगल स्क्रीन को जिंदा करने में मेरी फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। उसकी वजह से लगातार जब फिल्में चलती हैं तो बहुत सारी फिल्में बनती हैं, तो ये फिल्मों को फीडिंग होती है, नहीं तो बहुत सारी फिल्में बंद हो जाती, बहुत सारी टॉकीज़ें बंद हो जाती। ये है। तो उसके लिए क्या है, इस तरह के जो मेकर्स अभी भी जो लड़के हैं वो सीखना नहीं चाहते, समझ में नहीं आता मुझे क्यों नहीं सीखना चाहते। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सीखने के लिए तैयार ही नहीं है वो, बिना सीखे बना फटाफट, क्योंकि आज लोग ना फटाफट चीज़ें चाहते हैं, क्विक चाहते हैं, क्विक, हाँ वो एकदम चाहते हैं, बस फट से डायरेक्टर बन जाना चाहते हैं, फट से एक्टर को सीखना कोई भी नहीं चाहता। तो सीखेंगे नहीं। अब मैं कई एक्टर जो आते हैं लड़के, अब हीरो बनना चाहते हैं, डांस नहीं जानते या एक्शन नहीं करना चाहते, बहुत अच्छी, मैं उनको उदाहरण देता हूँ यार, मैं बताऊँ ऋतिक रोशन को देखो, उसका बाप इतना बड़ा प्रोड्यूसर था, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, वो जब चाहे तब बेटे को लॉन्च कर सकता था और उसको जब चाहे तब हीरो बना सकता था उसको। लेकिन उस लड़के ने पहले हीरो बनने के पहले प्रॉपर एक्टिंग सीखी, फिल्म मेकिंग सीखा बाप के साथ असिस्ट करके, उसके बाद प्रॉपर वो डांस सीखा, उसने कई सालों तक डांस सीखा। वो बोलते थे, कहते हैं 12-14 घंटे तक डांस करता था वो। एक्शन सीखा उसने और अपनी डांस करने की एक अलग स्टाइल बनाने की कोशिश की। इतना मेहनत करने के बाद जब ट्रेंड हो गया तब जाकर के फिल्मों में आया। जब वो कर सकता है, वो तो आदमी और भी नहीं करता, उसके पास तो सब चीज़ है ना। जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं करते हो यार? नहीं करते। अभी अब के जो लड़के आ रहे हैं कुछ, जैसे लक्षित है या दीपक साहू है, ये जो आकाश सोनी है, ये लड़के जो है ना, ये बहुत ट्रेंड है, ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अब मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में ना, अब डायरेक्टर भी अच्छे अच्छे डायरेक्टर आ रहे हैं, उनकी कोशिश भी अच्छी आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में फ़र्क पड़ेगा, चेंज आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो कहा है वो सच हो और छत्तीसगढ़ी फिल्मों को और छत्तीसगढ़ी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको भी वो ऊंचाइयां मिलें और पूरे देश में नाम हो और बाहर के लोग भी यहाँ आकर के यहाँ की इंडस्ट्री में काम करने की इच्छा जाहिर करें, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और आपने इतने इंसाइट फिल्म इंडस्ट्री के भी बताए और हमारे यहाँ के जो लोग चाहते हैं इस इंडस्ट्री में आना उनको भी आपने एक पॉइंट्स दिए कि किस तरह से मेहनत करें और यहाँ आएँ, तो मे भी शायद छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री भी अपना नाम रोशन करे नेशनल मैप के ऊपर। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जाना कि छत्तीसगढ़ी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से उन चैलेंजेस को ओवरकम करके वो एक नेशनल मैप पर अपना नाम रोशन कर सकता है। आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ इतना ही और नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।